पिछले दिन 2.5 घंटा कंटिन्यू पढ़ाए थे और थके नहीं थे। और आज है ना अभी 15 मिनट का आपका डाउट बताए हैं और आपके तरीके से हमें ना उसी में हमको बीच में पानी पीना और इसका जरूरत पड़ गया। चलिए कोई बात, ठीक है, खाली नहीं जैसा नहीं होता, कोई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज। बहुत सारा क्वेश्चन था, अभी भी देखो एक दो क्वेश्चन था तुम्हारा इंटरनल रेजिस्टेंस पे बेस्ट। तो आप है ना इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करें। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बार बार आपके सामने आ रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है। देखो, जब आप किसी पर्टिकुलर सेल को बनाते हैं, जब भी आप किसी सेल को बनाते हैं तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड है, उसको बनाने में जो इलेक्ट्रोलाइट्स यूज होता है, वो जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है इन द फ्लो ऑफ करंट, उसको आप कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ और नहीं है। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट इन फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। हमेशा आप बैटरी के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से दिखाएंगे और हमेशा ध्यान रखिएगा कि बैटरी और उसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज में होता है। बैटरी और उसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा ध्यान रखना सीरीज में होता है। जैसे कभी कभी आपके सामने इंटरनल रेजिस्टेंस को आपके लिए ऐसे भी दिखाया जाएगा, तो ये मत समझिएगा कि इसका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में है, कभी नहीं। किसी भी बैटरी और उसका खुद का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा दे आर इन कनेक्टेड इन सीरीज। चाहे इस तरह का रिप्रेजेंटेशन हो या ऐसा हो, आपको हमेशा ईएमएफ के साथ जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस उसको सीरीज में ही लेके चलना है। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? यस। ठीक है, अब देखिए आपके पास एक टॉपिक है ईएमएफ ऑफ सेल, और इसी के साथ पैरेलल में आप सीखे टर्मिनल वोल्टेज। अभी बार बार आ रहा था ना क्वेश्चन में टर्मिनल वोल्टेज। देखो होता क्या, मान लो हमारे पास एक सेल है और उसको आप किसी रजिस्टर के थ्रू कनेक्ट करने वाले हैं, लेकिन आपका की ओपन है। अभी जरा कोई सोच के बताना, इस बैटरी से, जिस बैटरी का हम आपसे चर्चा कर रहे हैं ये वाला, उससे फ्लो करने वाले करंट का वैल्यू कितना है? बताओ, उससे कितना करंट फ्लो कर रहा है? जीरो। जीरो, वेरी गुड। तो उससे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। कारण है कि ये ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट, ओपन सर्किट। जब आपसे कोई बोले कि ओपन सर्किट हो है, तो ओपन सर्किट का मतलब होता है कि वहां पे किसी भी तरह का करंट एस्टैब्लिश नहीं है। तो ओपन सर्किट वर्ड करंट जीरो। जब आपके बैटरी से करंट का फ्लो जीरो होगा, जब आपके बैटरी से किसी भी तरह का करंट फ्लो ना करे, उस समय बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसको कहते हैं ईएमएफ। जैसे मान लीजिए आप एक बैटरी अभी खरीद के लाए बाजार से, उसको अभी टॉर्च में डालना है, डाले नहीं, आप एक वोल्ट मीटर लाइए और उस बैटरी के दोनों प्लस माइनस टर्मिनल को जोड़ के देखिए, वोल्ट मीटर एक रीडिंग दिखाएगा। तो वोल्ट मीटर जो भी रीडिंग दिखाएगा वो उस बैटरी का ईएमएफ कहलाता है। जब आप बैटरी से कोई करंट विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, मतलब ओपन सर्किट में अभी यूज नहीं हो रहा, तो उस समय जो दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है वो कहलाता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये फोर्स नहीं है, ये वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन नाम है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब देखिए, अब आप क्या कीजिए, उसी पर्टिकुलर बैटरी को क्लोज सर्किट में ले आइए। क्लोज्ड सर्किट, जब आप उस बैटरी को क्लोज सर्किट में लाएंगे तो देयर इज सम करंट व्हिच इज फ्लोइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर बैटरी। जो हमारा सेल है, जो हमारा बैटरी है, जो हमारा सेल है, उससे कुछ करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। देखो यहाँ करंट चल रहा है, ऐसा क्लोज सर्किट है, लगातार करंट चल रहा है ऐसा। तो उस समय हमारे बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के बीच का जो आपका पोटेंशियल का रीडिंग आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस का रीडिंग आएगा, उसको कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज। जहां भी आप अभी तक टर्मिनल वोल्टेज देखे हैं, इसका मतलब क्या है कि जब आप किसी सेल को यूज करते हैं, मतलब उससे किसी तरह का करंट पास हो, जब आपके बैटरी से, जब आपके सेल से किसी तरह का करंट पास होता है, तो उसके दोनों टर्मिनल्स के बीच का जो वोल्ट मीटर का रीडिंग आएगा, जो उसके टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा, उसको आप कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज के लिए बैटरी से करंट फ्लो करना चाहिए।
बैटरी किसी क्लोज सर्किट में अगर मौजूद है तो टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। और अगर मेरा बैटरी या सेल ओपन सर्किट में है, जब उससे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, उस समय दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस उसका ईएमएफ कहलाता है। क्या दोनों में अंतर समझ में आया? यस सर। यस सर। टर्मिनल वोल्टेज में जो पोटेंशियल डिफरेंस आप यहाँ देख रहे हैं ना, अगर ये करंट आई फ्लो कर रहा है, ये आर है, तो याद रखना ये टर्मिनल वोल्टेज भी यहाँ भी है, I इंटू आर। तो टर्मिनल वोल्टेज को आप V से रिप्रेजेंट करते हैं। That terminal voltage can be represented by V, which can be written as V is equals to IR, I into R। टर्मिनल वोल्टेज V equals to IR, टर्मिनल वोल्टेज V equals to IR आप इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सब नीचे आपके सामने लिखा है। अब आप सुनिएगा ध्यान से, आपको A से B बताना है, टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ में रिलेशन लाना है। तो जरा गौर करो, इस सर्किट को देखो जरा ध्यान से। ये हमारे पास बैटरी रहा, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये हम लोगों के पास एक्सटर्नल रेजिस्टर आर है। जरा गौर से देखिएगा, ये ईए है, ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है। आपके पास है पॉइंट ए और आपके पास है पॉइंट बी। याद रखिएगा, ए से बी तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन क्लोज सर्किट, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन क्लोज सर्किट वेयर करंट इज फ्लोइंग, तो हम लोग इस बार ए से बी तक का जो पोटेंशियल का डिफरेंस लेंगे, वही पोटेंशियल का डिफरेंस इसका टर्मिनल वोल्टेज कहलाएगा, वो पोटेंशियल का डिफरेंस इसका टर्मिनल वोल्टेज कहलाएगा, ठीक है। तो चलो भाई, ए से मूव करके बी तक जाने का कोशिश करो, ए से मूव करके बी तक जाने का कोशिश करो। दिस इज ए पॉइंट पोटेंशियल। आगे बढ़ेंगे, देखो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो प्लस ही लिखेंगे सर, पॉजिटिव लिंक। फिर करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस लिंक, माइनस पे पहुंच गए। तो आप देखिए, जब हम लोग E माइनस आई आर लिख रहे हैं, VV माइनस VA लिख रहे हैं, VV माइनस VA का मतलब हो गया टर्मिनल वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंसेस टर्मिनल वोल्टेज E माइनस आई आर। बोलो सही है? यस सर। अभी जरा सोच के बताना, सब कुछ सोच के बताना, कहीं डाउट होगा 5 बार पूछ लेना, अभी ही पूछ लेना, ओके। तब तक मत समझो, तब तक मत समझो जब तक आपको लगे भूलने का खतरा है, तब तक समझिए मत, ठीक है। बार बार बात कर लीजिए, बार बार रोकिए, 5 बार बात कर लीजिए, अभी बात कर लीजिए। V इक्वल्स टू E माइनस आई आर, V इक्वल्स टू E माइनस आई आर, ये आपको एक तरह से टर्मिनल वोल्टेज, EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस, देखिए ये तीनों टर्म्स अभी तक आ रहा था, बहुत बार आ रहा था। कोई हमको बोला भी था कि सर एचसीवी में शुरुआत के क्वेश्चन में टर्मिनल वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस ये सब है, ठीक है। हम बोले बिल्कुल, थोड़ा वेट कर ले, सब आगे पढ़ा देंगे। आ गया टाइम। V equals to V is terminal voltage, E is EMF and small r is the resistance, internal resistance। इस इक्वेशन को खाली आप देखिएगा ना तो आप फंस जाइएगा, क्योंकि ये इक्वेशन आपको ये दिखाता है कि टर्मिनल वोल्टेज जो है वो EMF से छोटा है। देख रहे हो ना, EMF में माइनस करोगे तब आएगा, ठीक है। लेकिन हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं, टर्मिनल वोल्टेज EMF के बराबर भी हो सकता है, टर्मिनल वोल्टेज EMF से बड़ा भी हो सकता है, टर्मिनल वोल्टेज EMF से छोटा भी हो सकता है। ये सब इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के इलेक्ट्रिकल सर्किट में डिस्कशन करना चाहते हैं। जरा गौर कर लीजिए, सामने है आपके पास। मान लीजिए हमारे पास ये एक हम लोग के पास ये एक सेल है, और इस सेल में आपका करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये एक ऐसा है, हाँ। अभी अगर हम लोग इस केस में बात करें पहला, तो आप अगर इस A पॉइंट से इस B पॉइंट तक के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, तो देखिए फ्रॉम A टू B, आप बात कर रहे हैं फ्रॉम A टू B, A से B की तरफ, तो आप देखिए पोटेंशियल एट A प्लस E माइनस आई आर इज इक्वल टू पोटेंशियल एट B, उसको उधर भेज दें, तो E माइनस आई आर इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ B माइनस पोटेंशियल ऑफ A, तो आपको मिला E माइनस आई आर इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज।
और ये वो केस है जहां आप बोल सकते हैं V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। बहुत सारा डिस्कशन है, इतना इजी नहीं, अभी एक बना है, अभी और बनने दो, फिर है ना सबको एक साथ मिला जुला के बात करें। चलो ये था केस ए, हम लोग केस बी एक बनाना चाहते हैं। केस बी में क्या है, चलो भाई बैटरी तो वैसे ही है, लेकिन करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये ई है, ये स्मॉल आर है, पॉइंट इज ए एंड पॉइंट इज बी। ठीक है, फिर से ए से बी चलो, ए से बी, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी चलो भाई, ए से बी चले तो ए फिर प्लस ई माइनस में सर। इस बार प्लस आई आर होगा ना? Yes, sir. यस यहाँ सर। तो नेगेटिव से पॉजिटिव, ए से बी जा रहे हैं, Yes, sir, नेगेटिव yes, से sir. पॉजिटिव Plus प्लस I. करेंगे, Yes, sir. इज इक्वल्स टू वी बी। आप जब इसको सॉल्व किए तो ई प्लस आई आर इज इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए, तो आपको मिल गया ई प्लस आई आर इज इक्वल्स टू वी लिख दें या डेल भी लिख दें, भी लिखा हुआ है तो भी लिख देते, भी आ गया। तो इस बार जो तुम्हारा टर्मिनल वोल्टेज का इक्वेशन है वो है ई प्लस आई आर, सही है। ये चलो सेकंड केस आ गया। एक और थर्ड केस हम आपके सामने रखते हैं, सी रखते हैं। मान लीजिए हमारे पास बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, लेकिन इस बार यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। क्या बोलते हो इस बार, क्या बोलते हो इस बार? टर्मिनल EMF के बराबर होगा। EMF बराबर होगा, हाँ सर। सही है ना? Yes, sir. अगर हमारे पास ओपन सर्किट है, अगर हमारे पास ओपन सर्किट है जहां करंट का वैल्यू है जीरो, ओपन सर्किट है जहां करंट का वैल्यू है जीरो, याद रखना ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज एक ही होता है। ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज दो अलग अलग वैल्यू नहीं होगा, दोनों एक होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा सर्किट हो जिसमें करंट उसके प्लस से इंटर करके माइनस पे बाहर निकलता है, क्या कोई बता सकता है कि जब बैटरी के प्लस से करंट इंटर करे और माइनस से बाहर निकाले तो उसको एक खास नाम देते, क्या नाम है? चार्ज। वेरी गुड, चार्जिंग। बैटरी चार्ज हो रहा है, ये दिस इज कॉल्ड चार्जिंग ऑफ सेल, दिस इज चार्जिंग ऑफ सेल। ये बैटरी के चार्ज होने का कंडीशन है, जब प्लस से करंट इंटर करे और माइनस से बाहर निकले, दिस इज कॉल्ड चार्जिंग ऑफ सेल। बैटरी का चार्ज होना, जब भी कोई बैटरी चार्ज होगा हमेशा ध्यान रखना टर्मिनल वोल्टेज ई प्लस आई आर है, मतलब टर्मिनल वोल्टेज इज ग्रेटर देन ईएमएफ। इज दिस क्लियर? यस सर। अगर उसके प्लस में करंट इंटर करके माइनस से करंट बाहर निकल रहा है, इसका मतलब है कि बैटरी चार्ज हो रहा है, और चार्जिंग बैटरी का जो ईएमएफ है उससे टर्मिनल वोल्टेज बड़ा होता है, ठीक है। अगला देख लीजिए भाई, अगला देखिए। क्या आपको पता है ना कि जब बैटरी के प्लस से करंट निकले तो इसको हम लोग डिस्चार्जिंग कहते हैं। यस सर। तो जब मेरा बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, जब मेरा बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है तो याद रखना V इक्वल्स टू E माइनस आई आर, इसका मतलब टर्मिनल वोल्टेज छोटा होता है ईएमएफ से। तो कंडीशन के हिसाब से टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ में कोई भी बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका सर्किट में बैटरी किस कंडीशन में मौजूद है, सेल किस कंडीशन में मौजूद है। अगर तुम्हारा सेल ओपन सर्किट में है जहां करंट जीरो है, तो याद रखना कि टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ सेम वैल्यू का होगा। अगर बैटरी 6 वोल्ट का है, जो 6 वोल्ट आप बैटरी पे लिखा हुआ देखते हैं ना, या आप देखते होंगे 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये उसका ईएमएफ लिखा रहता है, ये उसका ईएमएफ लिखा रहता है। अब अगर आप बैटरी तुरंत बाजार से खरीद के लाए, पेंसिल बैटरी ले लो, बाजार से खरीद के लाए हैं, तो अभी तो वो काम में नहीं आया ना, तो वो 1.6 वोल्ट का है तो 1.6 वोल्ट होगा। अब आप उसको यूज करके एक छोटा सा एलईडी बल्ब जला दिए, तो अब आप जब उसके टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर से नापिएगा तो 1.6 से कम होगा, क्योंकि आप उससे बल्ब जला रहे हैं, मतलब वो डिस्चार्ज हो रहा। बोलो सही है? यस सर। और आप अगर उसको चार्जिंग में कहीं लगा दिए, आप उसको अगर कहीं चार्जिंग में लगा दिए, जब आप उसको चार्जिंग में लगा दिए तो आपका करंट रिवर्स डायरेक्शन में घूम रहा है, मतलब प्लस में इंटर कर रहा है करंट, तो उस समय अगर आप टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कीजिएगा तो वो 1.6 वोल्ट से ज्यादा आएगा, क्योंकि मेरा बैटरी चार्ज हो रहा है। मेरी बात समझ में आई?
यस सर। ठीक है, तो ये 3 केस अलग अलग होता है। अब 3 केस में बहुत अच्छा न्यूमेरिकल सेट होता है, हम आपको बता रहे हैं इसका न्यूमेरिकल बहुत अच्छा है। एक तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग का कॉन्सेप्ट रहता है, और कभी कभी क्वेश्चन को और डिफिकल्ट बनाने के लिए ग्राफ का सहारा लिया जाता है। क्या आप लोग स्ट्रेट लाइन ग्राफ जानते हैं? हाँ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ आप लोग जानते हैं? देखो, क्या ये ग्राफ, इसको छोड़ दो, अब ये पता चल गया, क्या ये ग्राफ y इज इक्वल्स टू c प्लस mx का फॉर्म रखता है? यस सर। वर्टिकल एक्सिस पे आप टर्मिनल वोल्टेज दिखाइए। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे अगर आप चाहते हैं तो आप है ना रेजिस्टेंस दिखा लीजिए या करंट दिखा लीजिए। रेजिस्टेंस तो फिक्स्ड क्वांटिटी है, ठीक है, आप करंट दिखा लीजिए। तो जरा गौर कीजिए, इसका जो y इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव है, ये है EMF, ओके, और इसका स्लोप है नेगेटिव, ऐसे चलेगा। बताओ क्या इसका जो स्लोप होगा, वो स्लोप का वैल्यू आपको क्या देगा, बताइए तो। स्मॉल आर देगा, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस देगा। अभी अगर हम डाटा सब मेंशन कर दे तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मिलेगा, बोलो सही है ना? यस सर। ठीक। यस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब आप इसको y इक्वल्स टू c प्लस mx के साथ कंपैरिजन करेंगे तो आपके पास ग्राफ उसी तरह से स्ट्रेट लाइन होगा, v और i का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, e से स्टार्ट करेगा और पॉजिटिव स्लोप के साथ ऊपर जाएगा, बोलो सही है कि नहीं? यस सर। इस बार भी जो आप स्लोप निकालिएगा वो स्मॉल r ही देगा, ठीक है। यस तो ये दोनों ग्राफ आपके पास, कभी कभी ग्राफ के बेसिस पे भी आपको स्मॉल r का वैल्यू निकालना पड़ता है, सो बी केयरफुल, ठीक है, स्मॉल r का वैल्यू निकालना पड़ता है, सो बी केयरफुल, ओके। यहां तक किसी को कोई डाउट? देख लो ध्यान से, किसी को कोई डाउट? सर हमको एक बार वो ग्राफ फिर से बताइए ना सर। हाँ बता देते हैं, ठीक है, यहाँ तक देख लीजिए, और किसी को कोई डाउट? दीक्षा देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ का कॉन्सेप्ट है, आपका तो बायो है लेकिन आपको हम समझा देते हैं। जब भी आपका कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, तो याद रखना इसका वर्टिकल एक्सिस y का होगा, जो x दिख रहा है ना वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये जो c दिखता है वो y का इंटरसेप्ट कहलाता है, और जो m दिखता है वो उस स्ट्रेट लाइन का एंगल कहलाता है। यहाँ स्लोप m के जगह पे स्लोप इज m, ये हमेशा ध्यान रखना, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, आपको बहुत काम आता है फिजिक्स में, तो खास तौर पे केमिस्ट्री में भी, जब आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे, रेडॉक्स पढ़ ही रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, सब में काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट इक्वेशन में क्या था, y के जगह पे v था तो v लिख दिए, x के जगह पे i था तो नीचे i लिख दिए हैं, यहाँ पे नीचे i है, i था। अब देखो जहां c आप लिखते थे वहां e है ना, तो देखो e लिख दिए। अब ये जो स्लोप है वो माइनस साइन का है, तो देखो अगर ऐसे है, हॉरिजॉन्टल से ऊपर एंगल है तो ये प्लस है, और हॉरिजॉन्टल से नीचे है तो ये माइनस स्लोप है, ओके। तो इसने हॉरिजॉन्टल से इसको नीचे बनाया, स्लोप नेगेटिव है। यहाँ पे देखो प्लस है तो हॉरिजॉन्टल से ऊपर बनाया, ठीक है। देख लो कहीं डाउट है, फिर से बोलो। आवाज आ रही है मेरी? हाँ। क्या सबको समझ में आया? यस सर सी के जगह पे क्या लिखे? EMF, E लिखे हैं, EMF। सी के जगह आप ई लिए हैं, हाँ, और वाई की जगह बी लिए हैं, और एक्स के जगह पे आर लिए हैं। आई लिए, एक्स की जगह पे आई लिए। हाँ सर क्लास में, हाँ सर क्लास में बोलिए। हाँ बोलो, समझ में आया? एक्स की जगह पे आप आई क्यों लें? अच्छा क्या लें जल्दी बोलो ना, आई नहीं लेंगे तो आर लेंगे ना। हाँ आर। हाँ आर किसी भी सेल का कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा? वेरिएबल सर।
कांस्टेंट होगा भाई। आप किसी बैटरी को बनाने के समय जो इलेक्ट्रोलाइट डालना था वो डाल चुके हैं ना, कि डेली डेली बदलते हैं आप उसको? घर में आप कोई बैटरी खरीद के हाँ लाते सर। हैं, घर में आप कोई बैटरी खरीद के लाते हैं तो डेली उसका इलेक्ट्रोलाइट बदलते हैं? नो सर। तो अगर उसका इलेक्ट्रोलाइट है कुछ तो वो उसका कांस्टेंट इंटरनल रेजिस्टेंस फिक्स करता है ना, क्या इंटरनल रेजिस्टेंस इतना रहेगा? हाँ यस सर। तो स्मॉल आर इज फिक्स्ड। ओके ओके सर, अब समझ गए। चलो ठीक, एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन देखो, देखते हैं क्या समझे हो। ये है 6 वोल्ट का इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम, ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 10 ओम, और ये फिर से है इंटरनल रेजिस्टेंस एक 4 ओम है, और ये है आपके पास 18 वोल्ट का। आपका काम है ए बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना, और आपका काम है सी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना। चलो बनाओ फटाफट। ए बी मतलब 6 वोल्ट के अक्रॉस का टर्मिनल वोल्टेज, और सी डी मतलब 18 वोल्ट के अक्रॉस का टर्मिनल वोल्टेज। चलो सॉल्व करो फटाफट। देखो सर मेरा तो दोनों में 0 आ गया। ठीक है, देख लीजिए। अच्छा यहाँ बताइए 6 वोल्ट का भी प्लस है और 18 वोल्ट का भी प्लस है, आप किससे करंट निकालना उचित समझते हैं? 18 वोल्ट से। 18 वोल्ट से। तो आप यहाँ से करंट निकाले हैं आई। ओके, ये आई करंट हर जगह मूव करेगा ना, बोलो सही है? यस सर। एक बार लूप रूल लगाओ, एक बार में आंसर आ जाए। ठीक है, चलो इस तरह से लूप में घूमते ऐसे सब। तो देखो यहाँ पे निगेटिव से पॉजिटिव पे गए तो +18, करंट के डायरेक्शन में गए -4i, फिर यहाँ देखो करंट के डायरेक्शन में गए -10i, फिर यहाँ देखो करंट के डायरेक्शन में गए -2i, फिर यहाँ देखो पॉजिटिव से निगेटिव पे गए तो -6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हो गया 18 - 6 एक साथ, 18 - 6 -4 -10 और -2 मिलके -16i हुआ इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 12 और ये 16 हो गया, सो 12 इज इक्वल्स टू 16i, या फिर आप बोल सकते हैं कि दैट पर्टिकुलर i विल बी इक्वल्स टू 12/16। कहने का मतलब हो गया हम लोगों का कितना जी, 3/4। हाँ सर। तो ये करंट आ गया 3/4। अब जरा आप फिगर के हिसाब से देख के बताओ कि कौन सा बैटरी चार्ज हो रहा है और कौन सा बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है। सर 18 वोल्ट वाला डिस्चार्ज हो रहा है और 6 वोल्ट वाला चार्ज हो रहा है और 9 वोल्ट 6 वोल्ट डिस्चार्ज। तो अगर हम लोग टर्मिनल वोल्टेज अगर हम लोग 6 वोल्ट का लिखना चाहेंगे, तो टर्मिनल वोल्टेज जो आप 6 वोल्ट का लिखना चाह रहे हैं तो E + IR लगाइए ना। यस सर। क्योंकि वो चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पे है हम लोगों का 6 प्लस करंट के लिए 3/4 और स्मॉल r के लिए 2। ये 2 से 2 कटा, मल्टीप्लाई कर दो, 12 3 15, 15/2 7.5 वोल्ट। बोलो सही है? यस सर। हाँ सर। तो तुम्हारा 0 कैसे आ रहा? सर हम ये लूप रूल नहीं लगाए थे, इससे पहले जो सर बता रहे। आप कोई भी रूल से बनाइए, सही बनाइएगा, यही आंसर है। सर इससे पहले जो आप बताए थे ना तरीका, हम वही लगाते, इसलिए गलत था। ठीक है, अभी देखिए अगर हम लोग टर्मिनल वोल्टेज 18 वोल्ट के अक्रॉस में लिखना चाहते हैं, तो ये आपको पता है ये डिस्चार्ज हो रहा है। तो अभी आप जो CD के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस लिखेगा वो लिखेगा E - IR। ठीक है, E हो गया 18, IR हो गया 3/4 × 4 ना।
तो 15 वोल्ट, बोलो सही है? हाँ सर। ठीक है, तो आप जो पढ़े हैं वो सब यहाँ पे लागू होता है। ठीक है, आप जो पढ़े हैं वो हर चीज वैसे ही लागू होता है। हम आप लोगों का एक बार देख रहे थे चैट सेक्शन, उसमें स्टूडेंट बोला कि सर लूप रूल लगाने में दिक्कत हो रहा है। हम देखें तो लूप रूल के लिए एक अलग से तैयारी करके पूरा रखा हुआ है, किरचॉफ्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। समय तो मिले, नया चीज बताने का समय मिले। देखो ये क्वेश्चन बताओ, क्या बोलते हो? अभी पढ़ रहे हो ना? यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो बन जाए। तो आप लोग अब देखिए, अब हम वहां बता दिए, अब वही क्वेश्चन यहाँ है, वही क्वेश्चन यहाँ। अब ये 2 दिन के बाद आपके सामने आएगी और आप बोलेगा सर नहीं बन रहा है, तो दिक्कत हो जाता है। तो फिर उस दिन पढ़ा रहे थे तो उस समय क्या दिक्कत था? अभी तो हम बार बार पूछ रहे, कोई डाउट है पूछ लो, कोई डाउट है पूछ लो। आप ही लोग बोल रहे नहीं सर नहीं सर, देख लीजिए सामने। ठीक है, फिर से एक बार, कोई डाउट है? नहीं। नहीं सर। नहीं सर, उस दिन डाउट होगा सर, भूल जाएंगे 2 दिन में मस्ती में सर। ठीक है, तो ये तरीका ऐसे चलता है। थोड़ा सा केयरफुल रहो यार, नया नया चीज इतना है ना सीखने के लिए कि हम लोगों को समय नहीं मिलता है कि वापस आप है ना पीछे जाके कुछ रिवाइज करें। चलिए देखिए, यहाँ आपके पास एक क्वेश्चन लगा हुआ है, बोला है कि V1 का रीडिंग बताओ V2 का। V1 का रीडिंग कहने का मतलब चार्जिंग वाला, और V2 का रीडिंग कहने का मतलब डिस्चार्जिंग वाला। तो उसी तरह का क्वेश्चन है, सब सॉर्ट। चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। किसी को डाउट यहाँ तक बोल दो अभी फटाफट, कोई डाउट है तो बोला जाए, नहीं तो एक बड़ा टॉपिक अभी स्टार्ट होने वाला। हाँ बोलो जी। नहीं कोई दिक्कत। अच्छा, हम थोड़ा सा आपको परेशान करने के लिए ना एक दो इधर उधर का क्वेश्चन देते हैं, जिससे आपको लगेगा कि हाँ आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। जरा देखिएगा, हाँ आपको दिखा। देखिए कभी भी है ना इलेक्ट्रिसिटी को बड़ा समझिए ही मत। ये इतना इजी चैप्टर है कि आपको कुछ बेसिक्स पकड़ लेना है और उसी को फॉलो अप करते चलना है। ईएमएफ के डायरेक्शन में नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो प्लस लिखेंगे, करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस लिखेंगे, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास एक सर्किट हम दे रहे हैं, जहां भी आपको बैटरी दिख रहा है वो सब 6 वोल्ट का है, सब 6 वोल्ट का है। ये देखो ये सब 6 वोल्ट है, और जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है वो सब 2 ओम का है, 2 ओम। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है ए से लेके बी तक का, ए से बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। चलिए सॉल्व कीजिए आप। यू हैव 2 to 3 मिनट्स। एक बार में लगाओ, एक बार में बताओ, करंट एक बार में घुमाओ, किरचॉफ रूल लगाओ, एक बार में आंसर। अरे सब तो 6 वोल्ट है। मेरा भी 2 आ रहा है। मतलब सर स्टार्टिंग ऊपर से। चलो देखते हैं, यहां से आप करंट निकाले हैं आई। ओके, ये आई करंट ऐसे कंटिन्यूअसली मूव करेगा, और देख लो जरा। देखिए आप नियम कानून से बनाइए, थोड़ा ज्यादा समय लगता है, ट्रिक से बनाइए तुरंत बन जाता है। जरा गौर कीजिएगा, पहले आप नियम कानून से काम कर लीजिए। देखिए निगेटिव से पॉजिटिव प्लस एक्स, यस करंट के डायरेक्शन में -2i। फिर देखिए निगेटिव से पॉजिटिव प्लस एक्स, करंट के डायरेक्शन में -2i। फिर देखो निगेटिव से पॉजिटिव प्लस एक्स, करंट के डायरेक्शन में -2i। यहाँ भी आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं -2i। इस बार आप पॉजिटिव से निगेटिव गए -6। ठीक है, करंट के डायरेक्शन में गया -2i। फिर आप देखिए निगेटिव से पॉजिटिव गया +6, करंट के डायरेक्शन में गया 2i। फिर यहाँ देखिए निगेटिव से पॉजिटिव गया +6, एंड दैट ऑल इक्वल्स टू 0। तो आप देखिएगा एक -6 है और एक +6 कैंसिल, बाकी देखिए 1 2 3 4, 4 का 24 हो गया, -2i 1 2 3 4 5 6, -12i ना, 12 में था, आप 14 बोल रहे हो। 14 होगा सर।
अच्छा ये वाला छूट गया मेरा, सही सही, एक छोड़ दिया सर, ये वाला छूट गया, ये वाला छूट गया, वेरी गुड, ठीक है। हाँ सर, हम कहीं लिख देते हैं, यही लिख दे क्या, यहाँ लिख देते हैं 14 बिल्कुल सही, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों के पास i का वैल्यू आएगा, i का वैल्यू आ गया है 24/14, ठीक है। आप अप्रोक्सीमेटली इसको 12/7 लिख सकते हैं, यस 1.9, हाँ ठीक, 12.7 हो गया। अब आप देखिए, आप A से B तक चल रहे हैं, A से B तक आप पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं, फ्रॉम A टू B, A से B चलो भाई, तो पोटेंशियल एट A नेगेटिव से पॉजिटिव +6, करंट के डायरेक्शन में -IR इज इक्वल्स टू VB, सही है। अब यहाँ पे देखो हम लोगों को लिखना है, मान लो VB माइनस V है, तो 6 माइनस I इंटू 2 इज इक्वल्स टू VB माइनस VA, तो 6 माइनस I के जगह पे 12/7 इंटू 2 इज इक्वल्स टू VB माइनस VA को भी छोड़ देते, ओके। तो यहाँ देखो कितना हो गया ये, सर 42 माइनस 24/7, 42 माइनस 24/7, 42 माइनस 24 कितना होगा, 18 सर 18/7 कुछ आएगा सर, इज इक्वल्स टू B, यही ना, यस सर, 2 पॉइंट समथिंग, किसका सही, मेरा सर, चलो बढ़िया, ठीक है। और बाकी सबका क्या मिस्टेक हो गया बोलो, सर मेरा भी उतना ही आया सर, चलिए गलत क्यों होगा, क्या बोल रहे हैं सृष्टि, उल्टा निकाल दिए तो गलत हो गया, नहीं उल्टा निकाल देंगे, गलत क्यों होगा, बस यहाँ एक माइनस साइन आ जाएगा, BA माइनस VB निकालेगा तो माइनस रहेगा, और क्या होगा, तो फिर कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक, फॉर्मूला कभी गायब, जब फॉर्मूला आए तो कैलकुलेशन गड़बड़, जब कैलकुलेशन ठीक हो तो फॉर्मूला गड़बड़, ठीक है। तो नंबर कहां से आए, कोई दे देता सर ऐसे ही, अच्छा चलिए ठीक, जो लोग समझ गए, एक बार में पेन चलाइए, एक बार में पेन घुमाइए, अगर सर्किट में कभी एक बार में पेन चले, कहीं ब्रांचिंग ना हो तो इतना झमेला मत करना, पेन अगर एक बार में चले, कहीं ब्रांचिंग ना हो, फिर से सुन लो, कहीं ब्रांचिंग ना हो, पेन एक बार में चले, सुन रहे हो क्या बोल रहे हैं, हाँ यस सर, तो इतना तामझाम मत करो, देख लो कि कौन कौन सेम टर्मिनल को रखता है, क्या प्लस जिधर है, प्लस जिधर है, प्लस जिधर है, एक अपोजिट है, यस सर, और फिर से देखो तो देखो 1 2 3 4 5 गो का टर्मिनल एक तरफ है, एक अपोजिट में है, तो 5 में से एक गया, 4 बचा, यस ठीक है। तो 4 गुणे 6 24 वोल्ट, यस सर, 4 गुणे 6 एक दो को मान लो ना, ये दोनों कैंसिल हो गए, सही है, यस सर, हाँ ये सर, तो 4 गुणे 6 24 वोल्ट हो गया। अब देखो एक ही लाइन में है ना, तो 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, ये सब सीरीज में है, यस सर, हाँ सर सीरीज में, तो सर सीरीज में है, तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 7 है सर, 14 हो गया, 14 ओम 14 ओम, यस सर, तो सीधा देखिए करंट इज इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट लिखा हुआ, बोलो हाँ, हाँ यस सर, तो आप सीधा देख के आंसर ला सकते थे, इतना लिखने का भी आपको जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन ये काम उसी समय करना जब सर्किट के बीच में कोई ब्रांचिंग ना, अगर ब्रांचिंग नहीं है यू कैन गो थ्रू दिस वे, ओके, एक बार में आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कीजिए, फिजिक्स का है क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन महंगा है, एक एक क्वेश्चन कितना पैसा कंटेन करता है आपको पता है, नहीं सर हम लोगों को पता नहीं है, चलिए हम आपको एक एक क्वेश्चन का अहमियत दिखा देते हैं, 2 मिनट, उसके बाद फिर आगे पढ़ाते हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए जैसे है ना, सपोज है ना आपका 360 मार्क्स में 210 प्लस अगर आप लाएंगे तो आपको है ना एक अच्छे जगह पे, अभी तो 300 मार्क्स हो गया, सॉरी 300 मार्क्स, तो इसको भी रख लो 200 रख लो, तो आपको अच्छा NITs मिल सकता है, और अगर आप IIT में जाएंगे तो और अच्छा बात होगा। तो अगर मान लीजिए इधर डिस्कशन है 300 में 200 लाना है, ठीक है, अच्छा कोई NIT मिल गया,
तो याद रखना तुम्हारा सैलरी पैकेज लगभग है ना 12 से 15 लाख के आसपास है ना स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, 12 से 15 लाख के आसपास सैलरी स्टार्ट हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा है। अब देखिए ये 15 लाख, और अगर आप केवल है ना इसमें से 4 क्वेश्चन गलत कर दीजिए, 4 क्वेश्चन गलत करने का मतलब हो गया 20 नंबर गया, और 20 नंबर गया तो लगभग 180 मार्क्स के आसपास आया। 180 मार्क्स में एनआईटी मिलेगा, लेकिन वो रोना धोना वाला बात होगा कि कभी अच्छा कॉलेज खोजिएगा तो अच्छा ब्रांच नहीं मिलेगा, अच्छा ब्रांच मिलेगा तो अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, मतलब रोना धोना। आप एनआईटी से इंजीनियर बन जाइएगा, लेकिन जो इंजीनियर बनेगा उसका पैकेज होगा 6 से लेके 7 लाख 8 लाख ऐसे ही होगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं व्हाट्सएप पे बहुत सारा देखते हैं, हाँ सर मेरा जॉब लगा है सर 5 लाख का, 6 लाख का, 8 लाख का। हम यही सोचते हैं कि अगर आप 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन और सही कर लेते हैं तो आपका जॉब वहां से स्टार्ट होगा। अब सुनिए इसका डिफरेंस, 4 क्वेश्चन तो गलत हुआ, कितना हुआ, 4 क्वेश्चन गलत हुआ है, लेकिन 4 क्वेश्चन में अगर 6 लाख है तो 50,000 रुपया एवरेज है एक महीने का, और अगर 12 लाख है तो 1 लाख रुपया है पर मंथ का। बोलो 4 को तो क्वेश्चन गलत हुआ है, कितना क्वेश्चन गलत हुआ है, 4 को, 4 को, बस 4। ये है आपके पास कॉन्सेप्ट। आप लोग कभी ऐसे सोचते नहीं है ना, इसलिए आप लोग ज्यादा खुश रहते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, खुश रहना इज गुड, लेकिन खुश हमेशा रहना इज वेरी वेरी गुड, और उसके लिए अभी खुश रहने की जरूरत नहीं। ये भी खुश रहेगा, ये भी बोले हाँ हम अपने जॉब से सेटिस्फाइड है, अंदर अंदर जल रहा है कि इसको 1 लाख रुपया मिल रहा है, लेकिन वो बोले हाँ हम अपने जॉब से बहुत सेटिस्फाइड है, हमको ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। अरे मिल नहीं रहा इसलिए नहीं चाहिए यार, मिलेगा तू भी लेगा। ये सब जो बकवास होता है, हमको बहुत ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, हम अपने जॉब से सेटिस्फाइड है, कल स्विच करने का मौका मिल जाए तुमको, ये कंपनी बुलाएगी तुम चल जाए, तुमको बुला नहीं रही इसलिए तुम जा नहीं रहा। अब बात वही है, 4 को क्वेश्चन गलत हुआ, टेंशन नहीं लो, ठीक है। और अगर आप आईआईटी के एडवांस में बैठे हैं तो एक क्वेश्चन मैटर कर जाएगा, एक क्वेश्चन तुमको आईआईटीएन बना सकता है, एक ही क्वेश्चन तुमको आईआईटीएन नहीं भी बना सकता है। सही हो गया 5 नंबर आईआईटीएन, गलत हो गया -1, खत्म। ये जो तुम लोग कितना कैजुअल होता, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया और थोड़ा सिली मिस्टेक हो गया, ये हो गया, तो कैजुअल पना है ना, एक क्वेश्चन रुला के रख देगा तुमको, ठीक है। रोक के देखे हैं छात्र सर कैलकुलेशन मिस्टेक, अब हो गया तो हो गया, तेरे लिए थोड़ा ना 18 बैठा है कि ना तू आएगा तब इंजीनियर बनेगा। ये सब बात है ना, हमको सुनते रहता हूँ, कभी कभी बहुत अजीब सा गुस्सा बोल दो, यही बोल दो, हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक, हाँ सिली मिस्टेक, हाँ फॉर्मूला भूल गए, हाँ 2 की जगह 4 लिख दिए, 6 की जगह 8 लिख दिए। समय आएगा ना, इतना बड़ा तुमको डिफरेंस क्रिएट करके दिखा देगा ना। अभी हम आपको एक छोटा सा कहानी सुनाते हैं, सुन लीजिए। छात्र है अभी यहाँ बीआईटी मिश्रा में, सॉरी हाँ बीआईटी में मिश्रा है, बताओ कहाँ होता, सॉरी मिश्रा नहीं, बीआईटी सिंदरी, मिश्रा बीआईटी सिंदरी, वो पता है कहाँ होता, जमशेदपुर एनआईटी, जमशेदपुर एनआईटी में होता है। अभी वो बीआईटी सिंदरी, ठीक है, नाम बोलना उचित नहीं है, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। और अभी नया सब है ना, मेरा ही कुछ 3-4 स्टूडेंट मिलके है ना, नया खुला है, कोचिंग भी स्टार्ट किया है, बच्चा लोग थोड़ा फंस गया, लॉकडाउन में है ना थोड़ा फंस गया, लेकिन सुनो ध्यान से, उसका लड़के काम बताते हैं, केवल और केवल 2 मार्क्स का डिफरेंस था, और उसको एनआईटी जमशेदपुर नहीं मिला, ठीक है, एनआईटी जमशेदपुर नहीं मिला, समझ गए। उसको जो ब्रांच चाहिए था वो नहीं मिला, मैकेनिकल चाहिए था नहीं मिला, फिर वो आके है ना यहाँ बीआईटी सिंदरी में एडमिशन। ये 2 मार्क्स खाली 2 को गलत नहीं करता तो बन जाता,
वो अटेम्प्ट नहीं करता तो आ जाता उसका। अब सोच लीजिए बीआईटी सिंदरी है और एनआईटी जमशेदपुर, इसका अंतर केवल दो का है। आप नहीं समझते हैं क्यों? क्योंकि आप अपना लाइफ है ना वैसे जिए नहीं है ना, आप तो मस्ती कर रहे हैं जी, मस्ती कर रहे हैं, जो होगा होगा, सब ऑनलाइन में कटे जा रहा कटे जा रहा कटे जा रहा, ये भी कट जाएगा, हम भी इंजीनियर बन जाएंगे। चलिए ठीक, आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। सुनिएगा ध्यान से, यहां से एक्चुअली है ना हम लोग तीन तरह का सर्किट, तीन तरह का अलग अलग इलेक्ट्रिकल सर्किट को डिफाइन करेंगे या उसके बारे में पढ़ेंगे। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। तीन तरह का इलेक्ट्रिकल सर्किट हम लोग डिस्कस करने वाले, एक है व्हीटस्टोन ब्रिज, एक होगा मीटर ब्रिज और एक होगा पोटेंशियोमीटर। मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज ये थोड़ा इजी कैटेगरी में आता है, लेकिन इन्हीं दोनों के एप्लीकेशन से, इन्हीं दोनों में छोड़ दो, व्हीटस्टोन ब्रिज के एप्लीकेशन से पोटेंशियोमीटर सर्किट आएगा जो बेहतरीन टॉपिक, मतलब एकदम बढ़िया क्वेश्चन रहना ही है उससे, लेकिन आपको वहां तक पहुंचने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज ये दोनों सीखना हो। व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर, ये तीन सर्किट्स है जो आप आगे पढ़ने वाले हैं। और मेरा तय रख लीजिएगा, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, देख लीजिएगा, जब आप बोर्ड के एग्जामिनेशन में बैठिएगा तीनों में से एक तो जरूर आएगा, इन तीनों में से एक तो जरूर आएगा, मोस्ट प्रोबेबल है। अगर बोर्ड का एग्जाम है, इजी क्वेश्चन सेट करना होता है तो यही आता है, क्योंकि पोटेंशियोमीटर इजी नहीं, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट, मीटर ब्रिज सर्किट और पोटेंशियोमीटर सर्किट, ये तीनों आज का क्लास और अगले क्लास पे डिस्कशन होने वाला है। बेहद इंपॉर्टेंट, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, व्हीटस्टोन ब्रिज, इसको तो आप है ना कैपेसिटर से सुनते आ रहे हैं ना, कैपेसिटर से सुनते आ रहे हैं। देखो होता क्या है, ये जो सर्किट आपके सामने दिखाई दे रहा है जिसमें R1, R2, R3 और R4 ऐसे आप चार रजिस्टर लें, इन चारों रजिस्टर को इस तरह से अरेंज कर दें और उसके अक्रॉस में एक बैटरी को कनेक्ट कर दें। जब आप बैटरी के अक्रॉस में कनेक्ट कीजिएगा, देयर इज सम करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट, ठीक है। अब आप उस करंट को इस पॉइंट पे लाके डिवाइड कर लीजिए। देखिए यहां से इसको है ना, जो आपका कॉपी नोट्स है उसके हिसाब से थोड़ा आपको समझाने में हमको दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि जो लिखा हमको वही बोलना पड़ेगा। हम इसको फ्री हैंड में ले जाते हैं, खुद से आपको सारा चीज बना के दिखाते हैं, बस थोड़ा प्रॉब्लम आपको मे भी फेस करना पड़ सकता है कि यहाँ ए बी सी डी है, I1 I2 है, हम डिवीजन उसी तरह से करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। जरा मेरी बातों को समझना, सबको ध्यान से अच्छे से इस पे समय देके ये पूरा डिस्कशन समझिएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट, बताओ तो कैपेसिटर में व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट में क्या पढ़ा था? आवाज आ रही है मेरी? सर बीच, यस सर, बीच वाला में जो भी रजिस्टर या कुछ भी लगा उसको नेग्लेक्ट करते हैं। वेरी सही। ये आपके पास एक रजिस्टर है R1, डाटा वैसे ही रखने का कोशिश करेंगे जैसा आपके कॉपी नोट्स में है। R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच एक बैटरी है, इस पॉइंट को आप ए कह दो यार, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। इनके बीच लगा है एक गैल्वेनोमीटर या यूं कहो एमीटर लगा है। गैल्वेनोमीटर को कैपिटल जी से लिखेंगे, ठीक है। इस गैल्वेनोमीटर का भी अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा जिसको आप कैपिटल जी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए सिंपल सा किरचॉफ्स रूल यूज कीजिए, किरचॉफ्स रूल यूज कीजिए, ज्यादा तामझाम का कोई बात नहीं है, बस सिंपल सा किरचॉफ्स रूल। इस बैटरी से करंट निकला है I, ये I करंट इस पॉइंट पे पहुंचा, ऊपर चला गया I1, तो क्या बचा हुआ करंट I माइनस I1 इधर I माइनस I1, बोलो सही है? ये सर, ये I1 करंट यहाँ पहुंचा, अब इस I1 में से नीचे करंट गया IG, गैल्वेनोमीटर से पास हो रहा, और जो बच गया करंट I1 माइनस IG वो इधर जा रहा है। अब देखो ऊपर से आ रहा IG,
और इधर से ये बड़ा सा करंट आ रहा I माइनस I1 आ रहा, दोनों इस पॉइंट पे ऐड होगा तो ऐड होके इसमें इंटर करेगा I माइनस I1 प्लस IG, बोलो सही है? यस सर। यस सर। और ऊपर से आ रहा है I1 माइनस IG, देखते जाना अच्छे से, ये इधर से आया, बोलो तो ये दोनों को ऐड करो तो दोनों को कितना होगा सर I2 प्लस IG। I होगा केवल, देखो I1 और I1 कट गया, IG और IG कट गया, I बचा ना। यस सर। तो आज इस बैटरी से अगर I करंट शुरू में निकाले थे तो फाइनली उसके अंदर I करंट इंटर भी तो करना चाहिए, यही तो था किरचॉफ्स रूल, जिससे आप जितना करंट निकालेंगे उतना ही करंट फाइनली इंटर भी करना चाहिए, बोलो हाँ या ना? यस सर। करंट इक्वेशन समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। अब चलिए हम लोग लगाते हैं लूप रूल। अप्लाइंग लूप रूल, आप लूप रूल लगाइए यार। लूप रूल कैसे लगाएंगे? ए बी डी ए, ए बी डी ए नाम के साथ ए से बी जाओ, करंट के डायरेक्शन में जाओगे तो I1 इंटू R1 होगा। यस सर। फिर ऊपर से नीचे जाओ, देखो करंट के डायरेक्शन में जाओ तो माइनस ऑफ IG इंटू जी होगा। फिर यहां से इधर जाओ, देखो करंट के अपोजिट में जा रहे हैं, यस सर। करंट के अपोजिट में जा रहे हैं तो प्लस ऑफ I माइनस I1 into R3 and that all equals to 0. This is equation 1. Is this clear? यस। अच्छा, फिर से हम लोग एक दूसरा लूप ले लें। इन लूप इस बार ले लीजिए बी सी डी बी, हमेशा छोटा छोटा लूप पे काम करने का आदत डालिए, ठीक है, ताकि छोटे छोटे लूप में गलती होने की संभावना कम होती है। आंसर तो वही आएगा, आंसर तो वही आएगा। आंसर कोई भी लूप लीजिएगा अगर सही बनाइएगा तो एक ही आंसर आएगा। तो छोटा छोटा लूप पे काम करने का आदत डालिए, ठीक है, ताकि गलत कम हो, चांसेस कम। अब जरा देखो बी से सी आओ, बी से सी तो करंट के डायरेक्शन में आ रहे हो, यस सर। तो माइनस ऑफ I1 माइनस IG इंटू इसका रेजिस्टेंस R2, ठीक। सी से डी आओ, करंट के अपोजिट में जा रहे हो, यस सर। तो प्लस I माइनस I1 प्लस IG इंटू R4, और फिर नीचे से ऊपर जाओ, देखो करंट के अपोजिट में जा रहे हो, यस सर। प्लस ऑफ IG into G, प्लस ऑफ IG into G, that is equals to 0 and this is equation 2। ये equation 2। क्या मेरा दोनों लूप का इक्वेशन समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। आप अगर इस तरह का सर्किट फॉर्म करते हैं और आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट का ये फिगर है, तो इसी में एक कंडीशन आता है जिसको आप बैलेंसिंग कंडीशन कहते हैं। बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर any balanced व्हीटस्टोन ब्रिज। कोई बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या क्या स्पेशल केस होता है, याद रखिएगा। बी पॉइंट और डी पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, बी पॉइंट और डी पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो रहा है। आई होप सो आपको याद आ रहा होगा, पहले कर रखे। ये बी पॉइंट और डी पॉइंट इन दोनों का पोटेंशियल सेम होता है, याद आ रहा है, ऊपर और नीचे का पोटेंशियल। यस सर। पोटेंशियल का वैल्यू सेम होने की वजह से, पोटेंशियल का वैल्यू सेम होने की वजह से इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो होता है 0। बी और डी के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस होता है 0। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो क्या आप बोल सकते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर से फ्लो करने वाले करंट का वैल्यू है वो भी 0 होगा? बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। अब आप सोचिए, जरा ध्यान से जाइए इक्वेशन 1 पे और इक्वेशन 2 पे, एक बार फिर से आप जाइए। इक्वेशन 1 पे अगर आप बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज लिए हैं तो इक्वेशन 1 में भी जहां जहां IG है वहां 0 पुट कीजिए, और इक्वेशन 2 में भी जहां जहां IG है वहां 0 पुट कीजिए। ओके, सो इक्वेशन 1 becomes, इक्वेशन 1 becomes, अब हम लोगों का इक्वेशन 1 क्या हो गया भाई? इक्वेशन 1 में IG के जगह पे 0 पुट किए, माइनस I1 R1 प्लस I माइनस I1 R3, माइनस I1 R1 प्लस
I माइनस I1 इंटू R3 इज इक्वल टू 0। क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको उधर भेज दो, I माइनस I1 इंटू R3 विल बी इक्वल टू I1 R1। क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, I माइनस I1 बाई I1 इज इक्वल टू R1 बाई R3। बोलो सही है? यस सर। ये थर्ड इक्वेशन हो गया, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। और देखिए जब ये IG हम लोग 0 पुट कर देंगे तो इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, सो इक्वेशन 2 बिकम्स, हम लोगों का इक्वेशन 2 कौन था, ये वाला इक्वेशन था 2। इसमें IG के जगह 0 पुट किए तो माइनस I1 R2 माइनस I1 R2 प्लस I माइनस I1 R4, ये भी 0, माइनस I1 R2 प्लस I माइनस I1 R4 माइनस I1 R2 प्लस I माइनस I1 इंटू R4 इज इक्वल टू 0। तो आपको मिल गया, यहां से इसको उधर भेज दीजिए, फिर सॉल्व कर लीजिए, तो आपको मिल जाएगा I माइनस I1 बाई I1 इज इक्वल टू R4 बाई R2। बोलो सही है? नहीं R2 बाई R4, R2 बाई R4 होगा ना, ये उधर यस सर। R2 बाई R4 होगा ना? हाँ सर, R2 बाई R4 होगा। R2 by R4, R2 by R4, and this is equation 4. Now compare equation 3 and 4. इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करो, सबको इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करो, दोनों का एलएचएस देखो सेम है। यस सर। तो क्या दोनों का आरएचएस भी सेम होगा? आरएचएस भी सेम होगा सर। ठीक है, सेम होगा सर। कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 4, आप 3 और 4 को कंपेयर करें। जब आप 3 और 4 को कंपेयर किए तो आपको मिला R1 बाई R3 इज इक्वल टू R2 बाई R4, R1 बाई R3 इज इक्वल टू R2 बाई R4। क्या आप यहां से लिख सकते हैं R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4? बोलो सही है? यस सो किसी भी बैलेंस्ड विथ स्टोन ब्रिज के लिए सबसे नेसेसरी कंडीशन होता है कि R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4 हो। अगर किसी विथ स्टोन ब्रिज सर्किट में, अगर किसी विथ स्टोन ब्रिज सर्किट में R1 बाई R2 R3 बाई R4 के बराबर होगा तो याद रखना इसको हम लोग बैलेंस्ड विथ स्टोन ब्रिज सर्किट कहते हैं। किसी भी विथ स्टोन ब्रिज सर्किट के बैलेंस होने के लिए ये नेसेसरी है कि R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4 हो। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक, अगर कभी भी ऐसा होगा कि R1 बाई R2 R3 बाई R4 के बराबर हो जाए तो वैसे केस में B और D पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा सेम, और अगर इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया तो उनके बीच का डिफरेंस जीरो है, और अगर उनके बीच का डिफरेंस जीरो है तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच, किनके बीच, किन दोनों पॉइंट्स के बीच सर? बी और डी के बीच, बी और डी के बीच कोई गैल्वेनोमीटर लगा रहा है यूजलेस क्योंकि उसका करंट जीरो है, कोई वोल्टमीटर लगा रहा है यूजलेस क्योंकि उसका रीडिंग जीरो है, कोई कैपेसिटर लगा रहा है यूजलेस क्योंकि उस पर कोई चार्ज स्टोर नहीं होगा, कोई रजिस्टर लगा रहा है यूजलेस क्योंकि उससे कोई करंट पास नहीं करेगा। क्या ये सब लाइन आप कैपेसिटर में भी एक बार सुन चुके हैं? यस सर। ठीक है, तो याद रखिएगा बैलेंस्ड विथ स्टोन ब्रिज के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि R1 बाई R2 इक्वल्स टू R3 बाई R4 हो। सो फाइनल कंक्लूजन इज लाइक दैट, सो फाइनल कंक्लूजन इज लाइक दैट। देखो इधर सब है ना, आपको कॉपी नोट्स बनाइएगा तो आपको मिल जाएगा। हम यहाँ पे जा रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं। सो फाइनली क्या, अगर कभी भी R1 बाई R2 जो है वो R3 बाई R4 को फॉलो अप कर रहा है, मतलब ये दोनों तरफ का रेशियो सेम आ गया, देन क्या क्या हमको इनडायरेक्टली पता होता है। याद रखिएगा B पॉइंट और D पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, याद रखिएगा गैल्वेनोमीटर का रीडिंग जीरो है। ठीक है, थर्ड याद रखिएगा इफ एनी circuit element such as capacitor हो,
रजिस्टर हो, गैल्वेनोमीटर हो, एमीटर हो, वोल्टमीटर हो, कनेक्टेड बिटवीन D and D आर यूजलेस, वो सब यूजलेस होता है। कैन बी रिमूव्ड, आप उसको खोल के हटा दीजिए, आप उसको खोल के हटा दीजिएगा, आप ज्यादा कंफर्टेबल हो जाइएगा, सर्किट इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप उसको खोल के हटा दीजिए, आप ज्यादा कंफर्टेबल हो जाइएगा, सर्किट ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक, यस सर। और ऐसा बहुत सारा न्यूमेरिकल भी आप पहले कर रखे हैं, तो फिर से बहुत सारा सीरीज आने वाला है, सो बी केयरफुल, इतना तक कहीं कुछ भूलना मत। अब देखो व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट को हम दिखाने का अलग अलग तरीका आपके सामने दिखाते हैं। देखिए, एक तो सबसे जनरल बात क्या है ना कि व्हीटस्टोन ब्रिज आपके सामने इस तरीके से दिखता है। ये सबसे सिंपल वे है टू रिप्रेजेंट अ व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट, जिसमें ये मान लो R1 है, या R1 नहीं लिखते, कुछ वैल्यू लिखते हैं ताकि आपके दिमाग में वो डाटा भी जाए। जैसे मान लो ये 3 ओम है, ये आपके पास 6 ओम है, ये हम लोग के पास 4 ओम है, और ये आपके पास 8 ओम है, और आप यहाँ पे एक 7 ओम जोड़ के रखे हैं। बोलिए आप A और B के बीच आप किसको रिमूव कर दीजिएगा? सर 7 ओम। जब आप 7 ओम को हटा दीजिएगा तो 3 और 6 एक दूसरे के साथ सीरीज में होगा। यस सर। 4 और 8 एक दूसरे के साथ सीरीज में होगा। यस फिर दोनों किस में होगा? पैरेलल। अभी देखो, हम इसी को तुम्हारे सामने हम ऐसे भी बना सकते हैं, इसी को हम तुम्हारे सामने ऐसे भी बनाएंगे। ऐसा फिगर आपको मिलने वाला है, सो ध्यान से देखिएगा। ये सब फिगर आपको मिलने वाला है, सो ध्यान से देखिएगा। आपको पता चल रहा है कि ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसी सर्किट में अगर आप दिखाएंगे तो ये हम लोगों के पास 3 है, ये मान लीजिए, सॉरी वैसे 3 दिखा सकते थे, कोई इशू नहीं, लेकिन इसी के हिसाब से बना रहे। ये आपके पास 3 ओम है, ये आपके पास 6 ओम है, ये आपके पास 4 ओम है, ये आपके पास 8 ओम है, और ये आपका 7 ओम है। देखो ये दोनों फिगर एक ही है। यस। ठीक है, अगला फिगर देखो, आज ही एक स्टूडेंट पूछा है, सो जरा देख लेना, आज ही एक स्टूडेंट पूछा है, याद आ रहा? यस सर। ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट है। अगर आप इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो ये आपके पास 3 ओम है, ये आपके पास 6 ओम है, ये आपके पास 4 ओम है, ये आपके पास 8 ओम है, और ये है 7 ओम। देख रहे हो, यही सब चीज आपके सामने घुमा घुमा के अलग अलग तरीके से रहता है। सो केयरफुली इसको जरा देखना और समझना। तो ये सब व्हीटस्टोन ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है, और इसमें आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है कि जो भी पॉइंट मेरा इस B और D के अक्रॉस में जुड़ा रहेगा सर्किट एलिमेंट, B और D के अक्रॉस में जुड़ा रहेगा सर्किट एलिमेंट, वो यूजलेस है, और उस यूजलेस होने की वजह से हम लोग उसको चाहेंगे तो खोल के हटा देंगे टू सिंप्लीफाई दैट सर्किट। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, एंड दिस इज द कंडीशन। कोई भी व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड व्हेन R1 by R2 is equals to R3 by R4. If it is balanced, then only आप ये सारा केस लगा सकते हैं। अगर ये बैलेंस है तभी आप ये सारा केस लगा सकते हैं, अदरवाइज आप ये सारा केस नहीं लगा सकते। सो देख लेना बैलेंस है या नहीं। कैपेसिटर में भी हम लोग इसको अच्छा खासा यूज कर चुके हैं, फिर से रजिस्टर में आने वाला बेहतरीन तरीके से आएगा। ठीक है, अब इसमें एक और चीज, एक और स्पेशल केस हमको इसमें सिखाना है। कभी भी if any balanced Wheatstone bridge have interchange of position of cell and galvanometer, अगर कभी हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज जो पहले से बैलेंस था उसमें अगर हम लोग बैटरी का पोजीशन, सेल का पोजीशन, और जो हमारा गैल्वेनोमीटर है उसके पोजीशन को इंटरचेंज कर दे, जहां पहले बैटरी था वहां गैल्वेनोमीटर लगा दे, जहां गैल्वेनोमीटर था वहां बैटरी लगा दे, इंटरचेंज कर दे। याद रखना
there is no effect on बैलेंसिंग कंडीशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. देयर इज नो इफेक्ट ऑन बैलेंसिंग कंडीशन. सर क्या बोल रहे हैं सर? जरा फिगर देखो ना, तुरंत समझ जाओ. ये मेरे पास R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है. यहां पे लगा है गैल्वेनोमीटर और यहां लगा है बैटरी. सही है ना? इसी पे हम लोग पूरा डेरिवेशन किए. जब आप ये डेरिवेशन किए तो A, B, C और D में जो आपका बैलेंसिंग कंडीशन था वो था R1 by R2 is equals to R3 by R4. R1 by R2 और R3 by R4 ये उसका बैलेंसिंग कंडीशन था. अगर R1 और R2 R3 R4 के रेशियो के बराबर होगा तो आप बोल सकते हैं कि B और D पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा. कौन सा पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा सर? B और D. अब देखिए कभी कभी क्या होता है आपको कंफ्यूज करने के लिए यहां पे दे देगा बैटरी और यहां दे देगा गैल्वेनोमीटर. ठीक है. अब यहां पे है R1 R2 R3 R4 ये बैटरी. अभी भी आपका जो बैलेंसिंग कंडीशन है वो बैलेंसिंग कंडीशन सेम रहता है. अभी भी आपका बैलेंसिंग कंडीशन में R1 by R2 जो है वो R3 by R4 के बराबर. R1 by R2 जो है वो R3 by R4. बैलेंसिंग कंडीशन रिमेंस अनचेंज. वही लिखा गया कि अगर हमारे पास गैल्वेनोमीटर और सेल के पोजीशन को अगर आप इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है, तो याद रखिए बैलेंसिंग कंडीशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. बैलेंसिंग पॉइंट जैसे पहले था वैसे अभी भी मेंटेन रहता है. क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यस सर. लेकिन हम एक बात पूछना चाहिए. यहाँ पे आखिर बैलेंसिंग पॉइंट कौन था? यहाँ पे बैलेंसिंग पॉइंट था BD. B और D का पोटेंशियल सेम था. याद आया? हाँ यस सर. और इस बार A और C होगा जिसका पोटेंशियल सेम होगा. बोलो सही है कि नहीं? यस सर. यहाँ पे आपका जो बैलेंसिंग पॉइंट है वो बैलेंसिंग पॉइंट है आपका B एंड D और यहाँ पे आपका बैलेंसिंग पॉइंट बदल जाएगा. बैलेंसिंग पॉइंट हो जाएगा आपका A एंड C. ठीक है. लेकिन बैलेंसिंग कंडीशन जैसे पहले था वैसे अभी भी मेंटेन है. तो पूरा का पूरा डेरिवेशन है ना एकदम खास है आपके लिए, बेहद इंपॉर्टेंट है. आप इसको ऐसे मत सोचिएगा कि हाँ बोल दिए इंपॉर्टेंट. हम बोल रहे हैं कि अगर बोर्ड में क्वेश्चन इस टॉपिक का रहा तो मोस्ट प्रोबेबली यही रहेगा. ठीक है. और बोर्ड में आपके करंट का सेक्शन है ही कितना? केवल 4 नंबर. केवल 4 नंबर है आपका करंट बोर्ड में. अगर ये एक तो आ गया खत्म करंट इलेक्ट्रिसिटी का यही क्वेश्चन. ठीक है. तो बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज का डेरिवेशन. व्हीटस्टोन ब्रिज में आपका सर्किट ऐसा रहता है. अगर आप सही तरीके से सब कुछ यहाँ किरचॉफ रूल का इंप्लीमेंट करते हैं, आप देखते हैं कि बैलेंसिंग कंडीशन को जब हम लोग डिराइव करते हैं तो R1 by R2 equals to R3 by R4 ये बैलेंसिंग कंडीशन आता है. अब उस बैलेंसिंग कंडीशन में हम क्या क्या स्पेशल केस लगा सकते हैं फॉर सॉल्विंग एनी न्यूमेरिकल. तो याद रखिए B और D पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है. करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर 0 होता है. ठीक है. अगर हम लोग है ना सर्किट में कोई एलिमेंट लगा दे, कैपेसिटर, रेजिस्टर और एनी काइंड ऑफ गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर उस बैलेंसिंग पॉइंट्स के बीच, तो उसका रीडिंग यूजलेस होता है. उसको आप खोल के हटा सकते हैं. अब देखिए जैसे यहाँ पे आपको दिखा दिया गया कि व्हीटस्टोन ब्रिज आपके सामने किस तरीके से बना के आपको दिया जाएगा. आपको पिक करना पड़ता है. सो बी केयरफुल. ओके. और अगर हम लोग किसी भी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट में गैल्वेनोमीटर और बैटरी के पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे तो बैलेंसिंग कंडीशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बस बैलेंसिंग पॉइंट बदल जाता है. यहाँ पे बैलेंसिंग पॉइंट BD था तो यहाँ पे बैलेंसिंग पॉइंट AC है. क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यस सर. ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट. अब देखिए हम आपको एक तरीका और दिखा देते हैं न्यूमेरिकल का जो इसमें आपके सामने रहता है.
आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। इस पॉइंट को ए कह दिए, ठीक है। ये पॉइंट मेरा बी। ये देखो भाई 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, 10 ओम है, 10 ओम है, 10 ओम है। ये हम लोग के पास 6 ओम है, ये 6 ओम है। अब जरा बताइए, आप अपने से दिमाग दौड़ाइए, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट है? है सर। नो सर, नो सर। है जी, है बिल्कुल। आप इसी जंक्शन को पकड़िए ना, ऊपर और नीचे, नेगलेक्ट करते हैं। इसका जो रेशियो आएगा इधर के साथ और इसका जो रेशियो आएगा इधर के साथ आइडेंटिकल है ना? यस सर। तो आप इसको खोल कर यस सर। फिर अगर आप जंक्शन को पकड़िएगा तो ये दोनों एक तरफ है, ये एक तरफ है, तो ये दोनों एक तरफ है, ये एक तरफ है, फिर से इसको खोल के हटा। तो देखिए ये 10 10 10 सीरीज में है, 10 10 10 सीरीज में, उसके बाद दोनों पैरेलल में सॉल्व कीजिए आंसर। समझ में आया? तो पार्शियल पार्ट भी आपका व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह काम कर सकता है, जैसे ये पोर्शन एक बार, फिर ये पोर्शन एक बार, तो ऐसे ऐसे करके भी आपको व्हीटस्टोन ब्रिज सोचना पड़ता है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं? नो सर। चलो अच्छा, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपका कॉपी नोट्स आप है ना उधर से भी बना सकते हैं, इधर से भी बना सकते हैं, सारा पॉइंट्स आपको इधर भी मिल जाएगा। देखो जैसे ये वाला पोर्शन, ये हमारा गैल्वेनोमेट्रिक्स का क्वेश्चन बदला गया। चलिए ये न्यूमेरिकल देख लीजिए, 4 और 8 है, 3 और 6 है, बोलो किसको हटा दोगे? 10 को। 10 को हटा दोगे, 10 को हटा दोगे। लेकिन जरा इस क्वेश्चन को देखना, बेहतरीन क्वेश्चन है, घर में बनाइएगा अच्छे से। आप ये भी ध्यान रखिए कि आपको आर इक्विवेलेंट किस पॉइंट के अबाउट में निकालना। अगर ए और सी के अबाउट में निकालना है, बिल्कुल आप सही बोले, 10 को हटा देंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कैपेसिटर में हम लोग कर रखे हैं, बी केयरफुल। यस सर। अगर आप बी और डी लेंगे, अगर आप बी और डी पॉइंट लेंगे तो तीनों हो जाएगा पैरेलल में। हाँ ये सर, ये तीनों सर पहले दोनों सीरीज पैरेलल में ले आएंगे सर। 8 और 6 हो जाएगा सीरीज में और 10 तीनों हो जाएगा पैरेलल में। तो इसको हाँ, आप घर में जरूर सॉल्व कीजिएगा, तीनों का आंसर ले आइएगा, और इसके बाद फिर स्टार्ट होगा मीटर ब्रिज, इसको हम लोग अगले दिन देखेंगे। ओके ओके सर। चलिए ठीक, आज के लिए इतना ही रहेगा। और मेरा अपना रिक्वेस्ट है, प्लीज पीछे वाला सारा याद वाद करके बैठे, इससे आपको भी मजा आएगा और हमको दुगना मजा आएगा, ठीक है? पढ़ाई मेरे लिए है ना एंजॉय है। आप हम अगर हम एंजॉय करेंगे तो हम 8-8 घंटा 10-10 घंटा पढ़ा देंगे, हमको फर्क नहीं पड़ता।